कभी आपने सोचा है आज आप जितना पैसा कमाते हो वही पैसा कुछ साल पहले बहुत ज़्यादा लगता था, उसी तरह की इनकम में आज भी लगता है, लेकिन पैसे का पता नहीं पैसा कहाँ चला जाता है। हो सकता है शायद आपके बैंक अकाउंट में नंबर भी बड़ा हो, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि मेरी परचेसिंग पावर कम हुई है, क्योंकि पैसे की वैल्यू इस बात से तय नहीं होती कि उसका नंबर कितना बड़ा है या कितना छोटा। यानी पैसे की वैल्यू नंबर से तय नहीं होती, पैसे की रियल वैल्यू तब तय होती है जब ये कि आप कितना खरीद सकते हो। यही है परचेसिंग पावर। मान लो आज आपके पास 1000 है, आप उससे 10 चीज़ें खरीद सकते हो, लेकिन कुछ साल बाद उसी 1000 से यानी उसी 1000 से आप सिर्फ 7 चीज़ें खरीद पाते हो। तो नंबर वही है, लेकिन यानी इकोनॉमी पावर कम हुई है। यही है परचेसिंग पावर। यहीं से हमारी कहानी का, हमारी डॉक्यूमेंट्री का लेसन शुरू होगा। यानी सेम मनी हाई प्राइस, लेस परचेसिंग पावर। बस यही हमारी डॉक्यूमेंट्री का पहला डोर है। यानी यहीं से हम आगे बढ़ते हैं और डेप्थ में जाते हैं। प्राइस आखिर बढ़ती क्यों है? क्योंकि प्राइस यानी डिमांड और सप्लाई से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। मान लो किसी चीज़ की डिमांड बहुत हाई हो चुकी है, लेकिन उसकी सप्लाई नहीं हो पा रही उस हिसाब से, तो उसकी प्राइस बढ़ना है। रे मटेरियल्स महंगे हो जाएं या ग्रीडी, क्योंकि कंपनी ग्रीडी है। इसे क्लियर करना, इसे समझना इतना सिंपल नहीं है, लेकिन यानी जब रे मटेरियल्स महंगे हो जाएं या एनर्जी कॉस्ट बढ़ जाए, प्रोडक्शन बढ़ जाए, बिजनेस में यानी एक नहीं बहुत सारे सिस्टम वर्क करते हैं, तो वो सारा जो फंडामेंटल यानी एक बड़े सिस्टम का रिजल्ट होता है। जब एनर्जी कॉस्ट बढ़ जाती है या ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाता है, जब ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी आ जाता है, यानी इसकी जो कॉस्ट बढ़ती है, सारी चीज़ें, तो डिमांड सप्लाई ये सारी चीज़ें प्राइस को प्रभावित करती हैं। इसलिए ये प्राइस बढ़ता है। मार्केट के ऊपर भी है, मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे, कभी इसकी प्राइस, कभी मार्केट में इसकी डिमांड ज़्यादा, कभी उसकी डिमांड ज़्यादा। तो मेन फंडामेंटल क्या है कि जो प्राइस वो डिमांड और सप्लाई से ज़्यादा प्रभावित होता है, और ट्रांसपोर्टेशन कास्ट या बिजनेस प्रोडक्शन, क्योंकि जो प्रोडक्शन होता है वो ज़्यादा कास्ट कर देता है। कास्ट यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कास्ट ज़्यादा, जिसकी कॉस्ट ज़्यादा हो, और आप उसे यानी सेल कर रहे हो, स्केल कर रहे हो, बट वो उस प्राइस में सेल या स्केल नहीं हो पा रहा है, या उसकी प्राइस ज़्यादा है, या उस प्रोडक्ट की क्वालिटी ज़्यादा कमज़ोर है, तो उस हिसाब से वो चीज़ ज़्यादा मार्केट में नहीं चलती। उसकी प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो होता ये है कि जैसे सेम मनी हाई प्राइस लेस परचेसिंग पावर, क्योंकि सेम मनी वही है, लेकिन कुछ साल बाद जो मनी की वैल्यू कम हो गई है और प्राइस हाई हो चुका है, तो प्राइस तो हाई हो चुका है, यानी सेम मनी वही मनी है आपके पास। वही जो मैंने अभी एक आपको एग्जांपल दिया था कि आपके पास 1000 है और आपके पास जब 1000 है, तो आप अभी के टाइम पर उससे 10 चीज़ें, 10 प्रोडक्ट खरीद सकते हो, बट कुछ साल बाद आप उससे सिर्फ 7 चीज़ें खरीद पाते हो। तो मतलब क्या है कि सेम मनी वही है, मनी का नंबर भी वही है, सेम 1000, बट हाई प्राइस हो चुका है। जब प्राइस हाई हुआ है तो लेस परचेसिंग पावर, तो आपकी परचेसिंग पावर कम हुई है। यही है लेस परचेसिंग पावर। क्योंकि अगर आपकी प्राइस क्योंकि आपकी परचेसिंग पावर अगर उतनी ही होती तो या तो वही होती या बढ़ जाती। तो अब इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, जब मनी कंपाउंड होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो हाई प्राइस कितना ही हाई क्यों ना हो, इससे एक कदम आगे ही चलती है हमारी कंपाउंडिंग। यही इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा होता है। इसलिए हमने जो पिछले डॉक्यूमेंट्रीज में बात की है, जो हमने डिटेल्स में जाना है कि सेविंग्स क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, कंपनीज क्या है, इकोनॉमीज कहाँ ग्रो करती हैं, मनी कहाँ इकोनॉमी में फ्लो करता है, यानी मनी एक्चुअली वर्क कैसे करता है, बैलेंस शीट्स क्या है, ये जो सारा जो हमने जो पिक्चर जो हमने ये सारा
क्लियर किया है, जो पैटर्न हमने देखा है या समझा है, ह्यूमन साइकोलॉजी, ब्रेन साइकोलॉजी, उन सारी चीज़ों में जो लेस परचेसिंग पावर, यानी सेम मनी हाई प्राइसेस लेस परचेसिंग पावर, तो ये सब यानी इफेक्ट डालती हैं। अगर आपने नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या एंड स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो, वॉच कर सकते हो। अब लेस परचेसिंग पावर, तो अभी हमने जो बात की थी इकोनॉमी में जो प्राइस लेवल है वो एक बड़े सिस्टम पर या बड़े सिस्टम का रिजल्ट होता है। अब इसमें एक और चीज़ है, मान लो आपकी सैलरी 8% बढ़ी, लेकिन आपके जो इम्पोर्टेंट एक्सपेंसेस हैं वो उससे भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गए, तो आपकी रियल फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव नहीं हुई, क्योंकि आपके एक्सपेंसेस बढ़ चुके हैं। जब आपके एक्सपेंसेस आपकी सैलरी से, आपकी इनकम से भी तेज़ी से बढ़ चुके होते हैं, तो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम या आपका फाइनेंशियल पोजीशन उतना ज़्यादा तेज़ी से इंप्रूव नहीं होता। अब एक एनुअल इनकम और एक परचेसिंग पावर, एनुअल इनकम पूछती है आप कितना कमा रहे हो, लेकिन जो परचेसिंग पावर पूछती है वो ये कि आप उन रुपयों से कितना अफोर्ड कर सकते हो। यही डिफरेंट है, यही डिफरेंट है दोनों में, क्योंकि यही फाइनेंशियल लिटरेसी का बेसिक लेवल नहीं है, एक एडवांस्ड लेवल का पहला स्टेप है। ये एडवांस्ड लेवल का पहला स्टेप है फाइनेंशियल लिटरेसी का, क्योंकि अगर आप फाइनेंशियल लिटरेसी, इन सारे फंडामेंटल्स को एकदम क्लियरली समझ जाते हो या आप इन्हें सीख जाते हो, फिर आप फाइनेंशियल इंटेलिजेंस में इन्हें कन्वर्ट करते हो, क्योंकि आपको यानी बेसिक नॉलेज तो सभी को होती है या नहीं भी होती है, तो वो बेसिक नॉलेज जो होती है, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, बट कर नहीं पाते या करते नहीं हैं, क्योंकि सेविंग कहना और करना, या मान लो इन्वेस्टमेंट, लोग कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, रियल इस्टेट या कहीं किसी एसेट में, लेकिन वो नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती। और अगर बिना स्ट्रेटेजी के, बिना फाइनेंशियल लिटरेसी को जाने, बिना सिस्टम को समझे अगर आप किसी भी रास्ते पर कूद जाओगे तो आपको सिर्फ नुकसान होगा, लॉस होगा और घाटा होगा। मेन फंडामेंटल जो है वो ये है कि जैसे आपकी इनकम तेज़ी से बढ़ी या उससे भी तेज़ी से आपके इम्पोर्टेंट जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ गए, तो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम या फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो इतनी तेज़ी से इम्प्रूव नहीं होगी। अब इसे अपनी ज़िंदगी में लगा के देखो, आपका सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ जाता है? हाउसिंग में, ट्रांसपोर्ट में, लग्जरी लाइफस्टाइल में, इन्फ्लेक्शन में, या एजुकेशन में, या टेक्नोलॉजी में। यानी मान लो आपकी इनकम 10% बढ़ी, लेकिन आपके एक्सपेंसेस 12% बढ़ गए, तो आप टेक्निकली तो ज़्यादा कमा रहे हो, लेकिन प्रैक्टिकली आपका फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ सकता है। इसलिए हर इनकम वेल्थ इंक्रीज नहीं होती, यानी हर इनकम इंक्रीज वेल्थ इंक्रीज नहीं होती, क्योंकि मेन जो फंडामेंटल है यहाँ पर, जो पॉइंट की बात है वो यही है कि आपकी इनकम तो बढ़े, बट उससे तेजी से अगर आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएं तो आपकी इनकम इंक्रीज होना, आपके वेल्थ इंक्रीज होना नहीं माना जाएगा प्रैक्टिकली, क्योंकि टेक्निकली तो आप ज़्यादा ही कमा रहे हो, बट आपका फाइनेंशियल प्रेशर जो प्रैक्टिकल लाइफ में उसमें बढ़ सकता है। मेन फंडामेंटल क्या है, जैसे पहले जो चीज़ नॉर्मल लगती थी या पहले जो चीज़ लग्जरी लगती थी, पहले जो चीज़ लग्जरी लगती थी वही आज नॉर्मल लगने लगी है। पहले जो कार आप देखते थे तो आपको लगता था कि ये काश मेरे पास भी होती, ये लग्जरी है, बट अगर आज आपके पास वो चीज़ है लेकिन आपको वो आज एक नॉर्मल सी कार लग रही है, क्यों? क्योंकि आपने उसे परचेस कर लिया, उसे बाय कर लिया है, आपने उसे खरीद लिया है, तो आपकी जो नीडेड है वो पूरी हो चुकी है। लेकिन जो आपकी जो कनेक्टिविटी थी वो उस कार से नहीं थी, वो आपके पैसे से थी कि आपके पास पैसा कम है, लेकिन आज आपके पास इतना पैसा है कि आप उस कार को खरीद सकते हो, बाय कर सकते हो, परचेस कर सकते हो, तो आपकी नीड पूरी हो चुकी है। फिर आप दूसरी चीज़ को लग्जरी मान लेते हो और वो चीज़ नॉर्मल लगने लगती है, और नॉर्मल यानी बेसिक लगने लगती है, और वो आपके रियल रोज़मर्रा लाइफ में काम आने लगती है। अब मेन फंडामेंटल क्या है, यहीं से साइकोलॉजी शुरू होती है, क्योंकि इंसान सिर्फ प्राइस के साथ अडेप्ट नहीं करता, वो लाइफ स्टाइल के साथ भी अडेप्ट करता है, और यही होता है कि फाइनेंशियल इन्फ्लेक्शन बढ़ जाता है। यानी होता क्या है, फिर आप जो चीज़ें आपको पहले लग्जरी लगती थी, जो अभी हमने बात की है, वही आपको अब नॉर्मल लगने लगती है। नॉर्मल चीज़ें बेसिक्स में आने लगती हैं, बेसिक चीज़ें फिर आपको एक नया एक्सपीरियंसेस देने लगती है, फिर लग्जरी चीज़ें, फिर एक नया एक्सपीरियंस शुरू हो जाता है, फिर आपको और नई चीज़ें चाहिए, फिर आपकी ज़रूरतें बढ़ जाती है, फिर आपको और इनकम चाहिए,
फिर क्या होता है कि मोर इनकम, फिर यानी मोर इनकम, अब मोर इनकम के बाद फिर मोर इन्फ्लेक्शन, मोर लाइफ स्टाइल, यानी मोर लाइफ स्टाइल। अब फिर इसके बाद आ जाता है मोर एक्सपेंसिव, यानी मोर एक्सपेंसेस। इसके बाद आ जाती है आपकी मोर इनकम नीडेड। क्योंकि अब यहां होता क्या है कि मोर इनकम, आपको और ज़्यादा इनकम चाहिए, क्योंकि जो मतलब प्राइजेज है या जो ह्यूमन साइकोलॉजी है वो सिर्फ यानी प्राइस पर ऐसे अडॉप्ट नहीं करती, वो लाइफ स्टाइल पे भी अडॉप्ट करती है। यानी देखो, जब आपको मोर इनकम चाहिए, क्योंकि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, आपकी मोर इनकम, आपका पैसा बढ़ा वो पूरा के पूरा या उसमें से कई ज़्यादा हिस्सा जो है वो पूरा लाइफ स्टाइल में जा रहा है। जब मोर लाइफ स्टाइल में जाएगा आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, फिर मोर इनकम नीडेड, आपको बहुत ज़्यादा इनकम की ज़रूरत होगी। यानी मोर इनकम नीडेड क्यों होगी, क्योंकि आपका जो मोर इनकम है वो तो मोर लाइफ स्टाइल में चली जा रही है। जब मोर लाइफ स्टाइल में चली जा रही है तो यहाँ मोर जो एक्सपेंसेस है वो मोर इनकम नीडेड चाहिए, उन्हें तो नीडेड चाहिए, यानी मोर इनकम चाहिए ही चाहिए। आप जिस भी पोजीशन में हो, आप जहाँ कहीं भी जॉब करते हो, आप जहाँ कहीं भी सैलरीड मैन हो, आप जिस भी पोजीशन में हो, आपको वो पोजीशन फिर छोटी लगने लगती है या आपको वो इनकम कम लगने लगती है। लेकिन वो इनकम कम नहीं, आपके लाइफ स्टाइल बढ़ चुके हैं। क्योंकि अगर किसी इंसान को वेल्थ क्रिएट करनी है, किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को वेल्थ क्रिएट करनी है, सिस्टम्स क्रिएट करने हैं, बिजनेस क्रिएट करना है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो ज़्यादा इनकम में ही करे, वो कम इनकम में भी कर सकता है, बस उसके लिए स्ट्रेटेजी चाहिए। बस ये है कि अगर इनकम ज़्यादा है और स्ट्रेटेजी भी है तो ये एक एडवांटेज होगा, बट अगर इनकम कम है और स्ट्रेटेजी पावरफुल है तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। लेकिन अगर स्ट्रेटेजी पावरफुल है और मोर इनकम यानी ज़्यादा इनकम भी है तो ये और बड़ा एडवांटेज होता है। तो ज़्यादातर लोगों को यही साइकिल चलाती रहती है, क्योंकि यही रिपीट होता है, मोर इनकम लाइफ स्टाइल, इसके बाद मोर एक्सपेंसेस, फिर मोर इनकम नीडेड। उन्हें इनकम की ज़रूरत पड़ती रहती है और वो इनकम के पीछे भागते रहते हैं, और वो इनकम के पीछे भी सिर्फ इसलिए भागते हैं क्योंकि उन्हें मोर लाइफ स्टाइल, उन्हें अपनी इमेज बनानी है, मोर एक्सपेंसेस, उन्हें अपने एक्सपेंसेस बढ़ाने हैं। तो वो सिर्फ मोर इनकम इसलिए चाहते हैं क्योंकि मोर लाइफ स्टाइल और ये मोर एक्सपेंसेस। तो इनकम बढ़ी, कितनी ही बढ़ जाए इनकम, बट अगर पूरा के पूरा पैसा यहाँ जा रहा है मोर एक्सपेंसेस में या मोर लाइफ स्टाइल में, तो वो इनकम इंक्रीज तो होगी बट वेल्थ इंक्रीज नहीं होगी, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि आपका पैसा यहाँ से यहाँ चला जाता है, इधर से आया इधर चला गया। यानी ये एक लीकेज बाल्टी की तरह कि ऊपर से पानी डालो नीचे से निकल जाता है। तो यही चीज़ है कि जो मोर इनकम है, आपकी इनकम कितनी ही बढ़ जाए, आपके कितनी इनकम स्ट्रीम्स हो जाए, मतलब मोर जो लाइफ स्टाइल है, मोर जो एक्सपेंसेस है, अगर ये जब तक कम नहीं होंगे तब तक आपकी वेल्थ इंक्रीज नहीं होगी, ये इम्प्रूव नहीं होगी। सोचो, कभी 30,000 महीने में तुम्हें लगता था कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन आज 50,000 हो चुका है, 80,000, 1,00,000, और आज यानी कुछ समय के बाद आपको वो 1,00,000 भी बहुत कम लगने लगता है। क्या आपके खिलाफ दुनिया ने कुछ कर दिया है? जरूरी नहीं, क्योंकि अब तो आपके लाइफ स्टाइल स्टैंडर्ड भी बढ़ चुके हैं, यानी बदल चुके हैं, चेंज हो चुके हैं एकदम। तो अब यहाँ पर मेन फंडामेंटल आता है कि आपके एक्सपेंसेस बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, और यहीं से एक क्वेश्चन क्रिएट होता है जो फाइनेंशियल सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी वेल्थ क्रिएशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ा इफेक्ट क्रिएट करता है, बहुत ज़्यादा फर्क डालता है। वो ये है कि क्या आपकी इनकम बढ़ रही है या आपके खर्चे बढ़ रहे हैं। ये आपको एक नॉर्मल क्वेश्चन लगता होगा, बट ये फाइनेंशियल सिस्टम में या आप वेल्थ क्रिएट करते हो, वेल्थ क्रिएशन में बहुत बड़ा इफेक्ट क्रिएट करता है कि आपकी इनकम बढ़ रही है या सिर्फ आपकी लाइफ स्टाइल इन्फ्लेक्शन बढ़ रही है। क्योंकि यहाँ आपका क्या हो रहा है कि क्योंकि कभी कभी आपकी सबसे जो मनी की जो इनिमी होती है, जो उसे स्पेंड कराती है, खर्च कराती है, उसे ख़त्म करती है, उसे लीकेज करती है, वो चीज़ कई बार इन्फ्लेक्शन नहीं होती, वो अनकंट्रोलेड लाइफ स्टाइल इन्फ्लेक्शन होती है।
जिसमें आप बहुत ज़्यादा ही अपने लाइफ स्टाइल पर फोकस करने लगते हो, या आप उसे यानी ऐसा करने लगते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल ये चीज़ें गलत नहीं हैं, फूड हुआ, एजुकेशन हुई, टेक्नोलॉजी हुई, ये चीज़ें लाइफ स्टाइल में काम की हैं, ये चीज़ें स्पेंडिंग यानी ये जो चीज़ें हैं ये काम की हैं, या रूम का रेंट देना है आपको, ये सारी चीज़ें काम की है, ट्रांसपोर्ट। बट अगर आप फालतू खर्चे करते हो, महंगे रेस्टोरेंट में महंगा एक्सपीरियंसेस, यानी आप कोई लग्जरी कार परचेस करते हो ईएमआई पे, लोन लेते हो, या आप कहीं भी क्लोथ्स या लग्जरी मोबाइल, तो ये जो सारा जो फंडामेंटल ये स्पेंडिंग जो है चीज़ आपकी, मोर इनकम जो आती है वो सारी के सारी मोर लाइफ स्टाइल में चली जाती है, और मोर लाइफ स्टाइल मोर एक्सपेंसेस फ्रॉम मोर इनकम नीडेड, आपको और इनकम की ज़रूरत होती है। मेन फंडामेंटल यही है जो हम जब से क्लियर कर रहे हैं, या हमारी जो डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं उनमें भी हमने इनकी बातें की हैं, इनको भी समझा है कि इन्फ्लेक्शन, लाइफ स्टाइल, मोर एक्सपेंसेस या इनकम नीडेड, ये सारी चीज़ें क्यों बढ़ती हैं, क्या है इसमें, साइकोलॉजी कहाँ है, ह्यूमन ब्रेन क्या क्रिएट करता है, कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें हमने उसमें भी क्लियर की हैं। जो डॉक्यूमेंट्रीज है हमारी, ये जो हमारी जो पोजीशन है वो ये है कि हम ज़्यादा इनकम कमा कर भी, ज़्यादा इनकम हमारी बढ़ भी जाए, बट हमें कुछ टाइम के बाद वो कम लगने लगती है। वो इसलिए लगती है क्योंकि उसकी मोर लाइफ स्टाइल, मोर एक्सपेंसेस बढ़ चुके होते हैं, क्योंकि अब लाइफ का जो स्टैंडर्ड तरीका है वो पूरा चेंज हो चुका था, इसलिए वो 80,000 वो 1,00,000 भी कम लगने लगे। अब पूरी इकोनॉमी को ऊपर से देखो, आप खर्च करते हो, वो बिजनेस का रेवेन्यू बनता है, बिजनेस का रेवेन्यू बनता है, वो एम्प्लॉय को पेमेंट देते हैं या सप्लायर्स को पेमेंट देते हैं, गवर्नमेंट को टैक्सेस कलेक्ट करते हैं, और कैपिटल यानी इस जो कैपिटल है वो लेंडिंग कलेक्ट करते हैं, और जो कंपनीज है वो प्रोडक्शन करती है। तो मनी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, मनी कहीं बैठा हुआ ऑब्जेक्ट नहीं है, कहने का मतलब मनी फ्लोज है, यानी मनी जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है वो उस डायरेक्शन में, यानी मनी उसी डायरेक्शन में फ्लो करता है जहाँ वैल्यू क्रिएट होती है, क्योंकि मनी एक जगह बैठा हुआ ऑब्जेक्ट नहीं है, मनी फ्लो करता रहता है, लगातार मनी फ्लो करता है। अगर आपकी इकोनॉमी इतनी बड़ी है तो पूरी इकोनॉमी में मनी फ्लो करेगा, यानी पूरी इकोनॉमी अगर एक बड़ी है तो पूरी इकोनॉमी में मनी फ्लो करेगा, और मनी फ्लो तो करता ही है, मनी कोई बैठा हुआ ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जहाँ वैल्यू क्रिएट होती है वहीं मनी फ्लो करता है। यही कारण है कि जब आप 1,000 खर्च करते हो तो कहानी वहीं ख़त्म नहीं होती, कहानी बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि अगर आपने 1,000 खर्च कर दिए, वो किसी बिजनेस का रेवेन्यू बन सकता है। किसी बिजनेस ने किसी एम्प्लॉय को पे कर दिए, तो उस एम्प्लॉय ने किसी और चीज़ पे खर्च कर दिया, तो वो किसी और बिजनेस की रेवेन्यू बन सकता है। यानी एक ही मनी इकोनॉमी में नेटवर्क की तरह फ्लो करता है, और यही चीज़ें मनी को समझना, यही डीपर अंडरस्टैंडिंग है, मनी की इकोनॉमी की डीपर अंडरस्टैंडिंग है। यानी पैसा सिर्फ ऑब्जेक्ट नहीं है जो सिर्फ बैठा हुआ तमाशा देख रहा होता है, या जो सिर्फ देखता है कि क्या हो रहा है, क्या सारा जो फंडामेंटल है वो नहीं है। मनी एक इकोनॉमी में ग्रो करता हुआ पावर है, यानी वो नेटवर्क की तरह फ्लो करता है, सारी इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी में वो फ्लो करता है। कहीं बैंकिंग, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस, कंपनीज, टैक्सेस, गवर्नमेंट, लाइट, रोड, यानी हर चीज़ में मनी फ्लो करता है। अगर आपके 1,000 आज किसी बिजनेस में जाएंगे तो वो बिजनेस, वो कंपनी वो प्रोडक्शन करेगी, वो कहीं और लगाएगी, वो बिजनेस में लगाएगी, वो बिजनेस का प्रोडक्ट और कोई खरीदेगा, कोई परचेस करेगा, यानी सारा जो फंडामेंटल है वो एकदम अलग हो जाता है। यहीं से डीपर सिस्टम शुरू हो जाता है। यही मेन फंडामेंटल है कि आपका जो 1,000 खर्च हुआ वो वही कहानी ख़त्म करके नहीं हुआ, अब वो कहानी को और लंबी ले गया, और डीपर ले गया, और गहराई तक ले गया। तो वहाँ से आपका जो पैसा है वो इकोनॉमी में चला गया। जब एक बार आपका पैसा इकोनॉमी में फंस जाता है तो इकोनॉमी में वो पैसा ऑब्जेक्ट की तरह नहीं रहता, वो पैसा लगातार वर्क करता रहता है, यानी वो फ्लो करता रहता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन, हर पैसा वेल्थ क्रिएट नहीं करता। मान लो तुम्हारे पास 1,000 है, और अगर आपका पैसा वहाँ फूड, इंटरटेनमेंट, रेंट या कहीं ऐसी जगह जा रहा है जहाँ आपको वैल्यू मिलती है आपके कंज्यूमेशन में, तो कंज्यूमेशन बुरा नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ वैल्यू मिल रही है।
क्योंकि इकोनॉमी को कंज्यूमेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम का, जो फाइनेंशियल सिस्टम का पूरा जो रिसोर्सेज का जो मनी है वो सारा के सारा कंज्यूमेशन में चला जाए, तब प्रॉब्लम शुरू होती है। क्योंकि आपका सारा के सारा पैसा अगर पूरा कंज्यूमेशन में चला जाएगा तो फ्यूचर को ग्रो करने के लिए, यानी फ्यूचर को ग्रो करने के लिए उस कैपिटल कम बचता है, और यहीं से इलेक्शन शुरू होता है कि आपका पैसा जाता कहाँ है या आप उसे बेचते कहाँ हो। यानी यहीं से इलेक्शन आता है, कैपिटल इलेक्शन। क्योंकि अगर आप सारा के सारा पैसा कंज्यूमेशन में डाल देते हो, सारा के सारा पैसा आपने सिर्फ अपनी लाइफ स्टाइल में, इन्फ्लेक्शन में या सारा कंज्यूमेशन में डाल दिया, तो आपके पास कैपिटल बहुत कम बचा। यानी आपके जो रिसोर्सेज का बहुत बड़ा हिस्सा कंज्यूमेशन में जा रहा है और एक छोटा सा हिस्सा बच रहा है, जो आप सोच रहे हो कि इससे मैं वेल्थ क्रिएट करूं, इसे इन्वेस्टमेंट करूं, इससे सेविंग्स करूं, इससे एसेट में डाल दूं, इसे मैं कहीं डिजिटल एसेट में डाल दूं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये है कि कंज्यूमेशन बुरा नहीं है। कंज्यूमेशन, क्योंकि इकोनॉमी को कंज्यूमेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन जब इनकम आपकी 10,000 है और अगर आप उसमें से 2,000 सिर्फ अपने कंज्यूमेशन में डालते हो और 8,000 बचाते हो तो ज़रूरी है। लेकिन अगर आप उसमें से 8,000 डाल देते हो और 2,000 बचाते हो तो ये आपको फ्यूचर को ग्रो करने के लिए कैपिटल को कम कर देती है, और जब कैपिटल कम होगा तो आपका फ्यूचर ग्रो नहीं होगा, आपका कैपिटल इलेक्शन सही तरीके से नहीं होगा, फिर आपकी फाइनेंशियल सिस्टम की या आपकी जो वो वेल्थ क्रिएशन है वो नहीं हो सकती। अब बात करते हैं कि इनकम कीप इलेक्शन फ्यूचर। अगर आप चाहो तो इसे आप किसी स्क्रीनशॉट में रख सकते हो या आप किसी बुक पर, किसी पेज पर नोट कर सकते हो, क्योंकि ये अगर आप अपना वेल्थ, अपना बिजनेस, अपना सिस्टम क्रिएट करना चाहते हो तो ये चीज़ें आपको एक पैटर्न के तौर पे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपके ब्रेन को समझाने के लिए। बाकी डिसीजन आपका है। बाकी अब बात करते हैं, क्योंकि देखो कभी कभी जो होता है यानी इनकम, इनकम कीप इलेक्शन, यानी इनकम कीप इलेक्शन फ्यूचर। आपकी इनकम आती है, कीप यानी चली जाती है, इलेक्शन पर कहाँ जाती है? इलेक्शन यानी आपकी इनकम, यानी मेन फंडामेंटल देखो, पहली चीज़ जो होती है वो ये है कि कभी कभी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि आप कितना कमाते हो, नहीं, आप जितना कमाते हो वो पैसा कहाँ चला जाता है। यानी इनकम कीप इलेक्शन फ्यूचर। अगर आपका पैसा जहाँ भी इलेक्ट होगा आपका फ्यूचर बनेगा। अगर आपका पैसा लाइफ स्टाइल इन्फ्लेक्शन में, एक्सपेंसेस में जा रहा है तो आपका फ्यूचर क्रिएट नहीं होगा, यहीं से आपका फ्यूचर खत्म होना शुरू हो जाता है। क्योंकि अगर आपके एक्सपेंसेस बढ़े तो आपकी जो इनकम है वो यानी आपकी लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करती है, ना कि आपके फ्यूचर को। जब आपके पास फ्यूचर में कैपिटल कम होगा तो आपका फ्यूचर ग्रो नहीं करेगा, तो फ्यूचर का नाम धीरे 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 मिटने लगता है। क्यों मिटने लगता है? क्योंकि मेन फंडामेंटल यहाँ होता क्या है, आज आप जितना यानी आप आज आपकी जितनी स्पेंडिंग है वो आप एक्सपेंसेस में उजाड़ देते हो, यानी स्पेंड कर देते हो सारा के सारा मनी। तो जब जो फ्यूचर है, जैसे अभी जो प्रेजेंट है, आपके एक्सपेंसेस इधर कम है बट आपकी इनकम बढ़ी, फिर आपके एक्सपेंसेस बढ़े, आपके इनकम के साथ आपके एक्सपेंसेस बढ़ चुके हैं, तो ये फ्यूचर, क्योंकि आप धीरे धीरे प्रेजेंट से हटके फ्यूचर में जाते जा रहे हो और फ्यूचर आपका प्रेजेंट होता जा रहा है। तो आप अभी प्रेजेंट का सोच रहे हो कि अभी कर लें, फ्यूचर में नहीं, तो ये धीरे धीरे फ्यूचर का नाम मिटाता जा रहा है। जब फ्यूचर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा तब आपको ये पता चलेगा कि आपने जो मोर एक्सपेंसेस किए हैं, आपने जो मोर इनकम यानी मोर लाइफ स्टाइल इन्फ्लेक्शन में जो पैसा, जो मनी डाला है, वो आपको कितना लॉस दे सकता है। क्योंकि आपका फ्यूचर खत्म है। जब तक आपका फ्यूचर नहीं होगा तब तक आपकी वेल्थ क्रिएशन नहीं होगी, क्योंकि आपका प्रेजेंट से आपका फ्यूचर होता जा रहा है और आपका फ्यूचर आपका प्रेजेंट बनता जा रहा है। अब इन्वेस्टर्स की तरह सोचो, मान लो 2 लोग हैं, दोनों की इनकम एकदम बराबर है, 1 लाख पर मंथ। अब दोनों की इनकम बराबर है और पहला व्यक्ति जो अपनी लाइफ स्टाइल में पूरा पैसा लगा देता है, पूरा पैसा स्पेंड कर देता है, खर्च कर देता है, और वहीं दूसरा व्यक्ति अपनी ज़रूरतों के अनुसार, अपनी ज़रूरतों को पूरा करके वो उसमें से कुछ पैसा बढ़ा लेता, मतलब बचा लेता है अपनी फाइनेंशियल सोल्यूशन के अनुसार।
अब उसने जितना पैसा बचा लिया, अब वो धीरे 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 इन्वेस्टमेंट करने लगता है। तो पहले साल कुछ बड़ा इफेक्ट नहीं दिखता, ना दूसरे साल दिखता है, तीसरे साल भी नहीं दिखता है, लेकिन जो चौथी और पांचवी साल होती है वहाँ धीरे धीरे कैपिटल बेस में फ़र्क दिखने लगता है और वो धीरे 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 बड़ा होने लगता है। क्योंकि अब जो चीज़ है, क्योंकि जब जो पहला व्यक्ति है वो सिर्फ इनकम पर डिपेंड है, वो कंपनी पर डिपेंड है, उसकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी है, स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। वो अब इनकम पर डिपेंड है। अगर वो बॉस, उसका ओनर, कंपनी का ओनर अगर उसे इनकम से, यानी उसे अपनी जॉब से, अपनी पोजीशन से निकाल दे, अपनी कंपनी से ही उसका यानी हटा दे उसे, मेन फंडामेंटल क्या है, अगर उसे हटा दिया जाए तो उसकी जो डिपेंडेंसी वो तो इनकम पर थी, लेकिन अब वही कंपनी ने उसे रिजेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, मेन फंडामेंटल, अब जो दूसरे के पास थी उसके पास इनकम के साथ साथ ओनरशिप भी बिल्ड हो रही थी। और यही कंपाउंडिंग का डीपर मीनिंग है, क्योंकि आपकी डिपेंडेंसी जिस चीज़ के ऊपर है, अगर उस चीज़ ने अगर आपको कभी फ्यूचर में धोखा दे दिया या आपको बहुत ज़्यादा घातक बना दिया या आपको बहुत ज़्यादा चोट पहुंचा दी, तो आप उस जख्म की भरपाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपकी डिपेंडेंसी बन चुकी थी और वो एकदम से चली गई। तो आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा बाहर आने लगते हैं, अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं। तो यही है कि इनकम के साथ साथ अपने फ्यूचर को भी ग्रो करो, यानी फ्यूचर को सोचो ना। हर इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल नहीं होता, हर एसेट ऊपर नहीं जाता, ये रियल रिस्क है। मेन फंडामेंटल क्या है, असल स्किल वो है, जैसे अगर आप सोचो कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो इन्वेस्टमेंट कर दो, तो ये आपको लॉस भी दे सकता है, क्योंकि हमने पहले भी बात की है। क्योंकि अगर आप बिना स्ट्रेटेजी के साथ मार्केट में जाओगे या कहीं भी जाओगे, बिजनेस में भी जाओगे बिना स्ट्रेटेजी के साथ, बिना कोई इस चीज़ को जाने समझे, तो आपका सिर्फ लॉस ही होना है। ये बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि असल स्किल है प्रोडक्टिव सिस्टम्स को समझना, प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट को समझना, बिजनेस, इक्विटी, इकोनॉमीज, टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एसेट्स, डिजिटल एसेट्स, जो फ्यूचर में इकोनॉमी में वैल्यू क्रिएट करें। अगर आप आज सोचते हो कि इन्फ्लेक्शन बड़ा है, इन्फ्लेक्शन बढ़िया है, इन्फ्लेक्शन सही है, मुझे इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए, तो आप अगर स्ट्रेटेजी के साथ नहीं हो तो आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिस्क है जो आपका मनी लॉस कर सकता है। क्योंकि आपके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, आप तो यही सोच के बैठे हो कि हर एसेट ऊपर ही जाना है, तो आपने किसी भी एसेट में पैसा भर दिया। आप तो यही सोचते हो कि एक इन्वेस्टमेंट या हर इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल होता है, तो आपने किसी भी, मतलब कहीं भी जगह, किसी भी स्टॉक, किसी भी शेयर, कहीं किसी भी जगह आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया ये सोच के कि वो प्रॉफिटेबल है, बट वो लॉस वाला साबित हुआ बाद में। फिर यही आपका बहुत बड़ा रिस्क क्रिएट होता है। इसलिए वेल्थी थिंकिंग ये नहीं पूछती कि ये कितनी अच्छी है, कितनी बढ़िया है, वो ये पूछती है कि ये चीज़ मेरे लिए फ्यूचर में इकोनॉमी में वैल्यू क्रिएट कर सकती है या नहीं कर सकती है, क्योंकि यही फाइनेंशियल डिसीजन को इम्प्रूव करती है और यही चीज़ है जो आपके इन्वेस्टमेंट को या आपके बिजनेस को एक सक्सेस लेवल तक ले जाने में हेल्प करती है। क्योंकि अगर आप सिर्फ प्रेजेंट का सोचो और फ्यूचर का ना सोचो, अगर आपने प्रेजेंट को देखकर किसी भी कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर दिया और शायद वो फ्यूचर में वैल्यू क्रिएट ना कर सका या फ्यूचर में ग्रो ना कर सका, तो आपका मनी जो है वो लॉस होगा। और लॉस होना ही है, क्योंकि आपने बिना सोचे समझे सिर्फ प्रेजेंट को देखकर कर दिया। और जो आप सिर्फ नंबर को देखकर ये कर देते हो, वो चीज़ें आपको फ्यूचर में लॉस देती हैं। जो हमने पिछली डॉक्यूमेंट्रीज में भी क्लियर की थी कि इंसेंटिव्स क्या हैं, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो। इंसेंटिव्स जहाँ हमने डिटेल्स में बात की है, क्लियर किया है, पिक्चर क्लियर की है, एक पैटर्न समझाए कि इंसेंटिव्स जरूरी है या लॉजिक जरूरी है या इमोशंस जरूरी है। और मेन फंडामेंटल यहाँ पर ये है कि अभी जो हमने बात की है वो यही कि इकोनॉमी में जब मनी क्रिएट नहीं करता, हमने प्रेजेंट का नंबर देखा तो वहाँ ये भी क्लियर किया हुआ है कि नंबर क्या इफेक्ट डालता है, नंबर क्यों जरूरी है या जरूरी नहीं है तो क्यों नहीं है, या आपको फ्यूचर का अंदाज़ा क्यों लगाना है, सब हमने डिटेल में क्लियर किया है वहाँ पे, आप वहाँ देख सकते हो। अब वापस बिजनेस पर आ जाते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन बिजनेस पर भी इफेक्ट डालती है, क्योंकि एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी कॉस्ट बढ़ती है, एनर्जी कॉस्ट बढ़ती है, लेबर कॉस्ट बढ़ती है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता है, और जो प्रोडक्शन का है प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती है। ये सारी चीज़ें, टेक्नोलॉजी कॉस्ट बढ़ती हैं, सारी चीज़ें जो अपनी कॉस्ट बढ़ाती हैं। तो हर बिजनेस के पास एक चॉइस होती है
या तो वो सिर्फ ऑब्जर्व करे, या तो अपनी एफिशिएंसी बढ़ाए, या प्रोडक्ट का प्राइस कम करे, या प्रोडक्ट को यूनिक ब्रांड बनाए। क्योंकि अगर किसी कंपनी का ब्रांड स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यही एक चीज़ आ जाती है, वही है प्राइसिंग पावर। ये सारी जो फंडामेंटल है पूरा घूम के एक ही चीज़ पर आ रहा है, प्राइसिंग पावर। क्योंकि इकोनॉमी में सारी की सारी चीज़ें अलग अलग नहीं है, वो एक ही कॉन्सेप्ट से निकली हुई है। अब जैसे फिर एक ही वो चीज़ आती थी, क्योंकि रेव मटेरियल्स महंगे हो जाते हैं, रेव मटेरियल्स कॉस्ट बढ़ जाती है। अब जो चीज़ आती है वो एक ही बिजनेस, यानी बिजनेस के पास यही ऑप्शन रहते हैं। तो अब जैसे किसी ब्रांड का स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, ट्रस्ट है, तो वहाँ मतलब जो कस्टमर्स होते हैं वो अपने सबटाइटल्स यानी वो चीज़ें वो मान सकते हैं शायद प्राइसिंग में, क्योंकि क्वालिटी अच्छी है, यानी ब्रांड बड़ा है और ब्रांड की रेपुटेशन है, ब्रांड का ट्रस्ट है, ब्रांड यानी एक अच्छी पोजीशन में है, तो वहाँ ये चल सकता है। लेकिन अगर जहाँ कंपटीशन स्ट्रॉन्ग हो, जहाँ कस्टमर्स एक कंपनी से दूसरी कंपनी पर तुरंत जा सकें, तो वहाँ प्राइस कम हो सकता है। इसलिए इन्वेस्टर के लिए इन्फ्लेक्शन का सवाल ये नहीं होता कि इन्फ्लेक्शन कितनी बड़ी, वो ये होता है कि मेरी इकोनॉमी में इन्फ्लेक्शन का यानी प्राइसिंग पावर क्या है, या प्राइसिंग पावर क्या है, ये तो है उसके पास प्राइसिंग पावर क्या है, क्या मीनिंगफुल स्ट्रॉन्ग है, यानी मीनिंग से स्ट्रॉन्ग है, क्या बैलेंस शीट मजबूत है, क्या बिजनेस एफिशिएंस है, क्या डिमांड रियलेसेंट है, या यही डीपर इन्वेस्टर थिंकिंग है। एक और कॉन्सेप्ट, अब रियल रिटर्न, सपोज तुम्हारे इन्वेस्टमेंट ने 10% रिटर्न दिया, तो यहाँ पर हेडलाइन देखकर आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगने लगा, लेकिन यही आपका इन्फ्लेक्शन या जो फाइनेंशियल परचेसिंग पावर का प्रेशर आया, परचेसिंग पावर का प्रेशर आया, तो टैक्सेस भी बढ़े, तो एक्चुअली इकोनॉमी गेन हेडलाइन नंबर से कम हो सकती है। अब नॉमिनल रिटर्न यानी फिर इन्फ्लेक्शन रिटर्न, ओ सॉरी इन्फ्लेक्शन टैक्सेस, या नॉर्मल रिटर्न। एक इन्वेस्टर को सिर्फ नंबर नहीं देखना चाहिए, उसे आउटकम देखने चाहिए। इसलिए एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर वो देखता है, टैक्सेस देखता है, इन्फ्लेक्शन देखता है, यानी जो सारा फंडामेंटल है वो ये नहीं है कि सिर्फ आप नंबर देखो या प्रॉफिट देखो या रिटर्न देखो, क्योंकि वो रिटर्न को चेज नहीं करते। जो इन्वेस्टर होता है वो रिटर्न को चेज नहीं करते, क्योंकि अगर आप रिटर्न को चेज करोगे तो आप फिर यानी आपका लेवल जो है वो एक हाईली इन्वेस्टर से नीचे आ जाएगा और आप सिर्फ और सिर्फ इमोशंस में जा सकते हो, क्योंकि और इन्वेस्टर में बिजनेस में इमोशंस काम नहीं करते। आप कितना ही इमोशंस डाल लो, मनी वापस क्रिएट नहीं हो सकता, एक बार लॉस हो गया तो। मेन फंडामेंटल क्या है, वो सबसे बड़ी चीज़ प्राइसिंग पावर और परचेसिंग पावर देखते हैं। अब एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप, जैसे ही मार्केट ऊपर जाती है, यानी जैसे ही मार्केट ने ग्रो करना स्टार्ट किया होता है, यानी मार्केट ऊपर जाती है, लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। अब जैसे ही मार्केट नीचे गिरने लगती है, अब जैसे ही मार्केट नीचे गिरी, यानी ये यहाँ उठी यहाँ गिरी, जैसे ही मार्केट ऊपर जाती है लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, जैसे ही मार्केट नीचे गिरती है लोग एकदम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, लोग एकदम यानी डर जाते हैं। तो इन्फ्लेक्शन की या जो मनी की, जो इकोनॉमी की प्रॉब्लम, वो मनी की प्रॉब्लम सिर्फ यानी ये नहीं है, क्योंकि देखो मेन फंडामेंटल क्या है, जैसे ही इन्फ्लेक्शन बढ़ती है या घटती है, इन्फ्लेक्शन के टाइम अगर आप इमोशंस में आकर कोई भी डिसीजन ले लेते हो, फाइनेंशियल डिसीजन ले लेते हो, तो ये आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि आपने इमोशंस में लिया। आपको पता है कि इन्फ्लेक्शन क्या है, इन्फ्लेक्शन का फंडामेंटल क्या है, लेकिन फिर भी आप यानी पैनिक में आकर डिसीजन ले लेते हो, तो वो उस आप अपने रियल नॉलेज का फ़ायदा नहीं उठा पाते हो। तो यहाँ पर सिर्फ मनी यानी मनी सिर्फ इस चीज़ से ग्रो नहीं करता, या मनी सिर्फ इस चीज़ पे डिपेंड नहीं है कि उसका यानी इन्वेस्टमेंट कहाँ है, क्योंकि उसमें बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ही बिहेवियर, अगर आपने पैनिक में आकर गलत डिसीजन ले लिया
तो आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ में जो रिस्क होगा वो, जैसे मार्केट गिरी, आपने पैनिक में आकर बेच दिया, भीड़ में आकर खरीद लिया, ये चीज़ें जो है वो आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक इमोशनल चीज़, वो भी इसी चीज़ का एक रूल है, क्योंकि इमोशंस भी होने चाहिए बट कंट्रोलेड। अब यही फंडामेंटल होता है कि मार्केट ऊपर जाती है तो लोग कहते हैं अरे इन्वेस्टमेंट कर दो, अरे इन्वेस्टमेंट कर दो, बट मार्केट गिरती है तो लोग डर जाते हैं और वापस जल्दी पैनिक में आकर डिसीजन ले लेते हैं। यहीं से लॉस शुरू हो जाता है। और अब सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तो ये है कि अगर इन्फ्लेशन इफेक्ट डालती है तो क्या केस रखना बेकार है? नहीं, केस रखना बेकार नहीं है। केस की एक अलग यूटिलिटी है, जिसकी जितनी यूटिलिटी, यानी देखो, शॉर्ट टर्म नीडेड या इमरजेंसी या सेरेटनी या कोई ज़रूरत नीडेड, उन चीज़ों के लिए केस का रोल होना चाहिए। लेकिन अगर आपका पूरा फाइनेंशियल सिस्टम ही पूरा केस के ऊपर डिपेंड हो जाए या सिर्फ पूरा केस पर ही आइडियल बना ले, तो ये चीज़ें थोड़ी परचेसिंग पावर को इग्नोर नहीं किया जा सकता। क्योंकि जो वेल्थी थिंकिंग या वेल्थी पीपल होते हैं वो केस भी रखते हैं और साथ में प्रोडक्टिव कैपिटल भी, और दोनों ही होना चाहिए। क्योंकि केस तो सिर्फ अभी के लिए है कि इमरजेंसी के लिए है, और केस इतना आप रख भी नहीं सकते इतना अपने साथ में हर टाइम, तो वो चीज़ एक अलग हो जाती है। इसलिए कि केस भी होना चाहिए और वो चीज़ भी होना चाहिए, यानी प्रोडक्टिव कैपिटल भी होना चाहिए। तो गोल ये नहीं होना चाहिए कि हमारा केस जीरो हो, नहीं। तो मनी को पर्पस दो, कुछ प्रेजेंट के लिए, कुछ प्रोटेक्शन के लिए, कुछ फ्यूचर ग्रो करने के लिए, कुछ भविष्य के लिए। यानी मनी को प्रेजेंट के लिए भी रखो, मनी को फ्यूचर के ग्रोथ में भी लगाओ। ये फंडामेंटल है कि जिस मतलब केस में जितनी यूटिलिटी है उतना रखो, और यानी कैपिटल को वहाँ भी रखो प्रोडक्टिव सिस्टम में। अब आप समझ चुके हो, अब पूरे फ्रेमवर्क को हम एक ही पैटर्न में क्लियर करते हैं, यानी अर्न कीप इलेक्ट वन। कीप इलेक्ट वन, यानी आप कितना परचेस कर सकते हो, आपका पैसा कहाँ जाता है, आप क्या वन कर सकते हो। समय यानी टाइम आपके पक्ष में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपके प्रोटेक्शन में वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, कंपाउंडिंग हो रही है या नहीं हो रही है। ये एक पूरी फिलोसफी नहीं है, लेकिन एक फिलोसफी का एक इम्पोर्टेंट मेंटल मॉडल है, यानी अर्न कीप इलेक्ट वन। यानी ये जो सारा जो फंडामेंटल है ये ज़रूरी है, ये पूरा मेंटल मॉडल नहीं है या पूरा फिलोसफी नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी मेंटल मॉडल है। पहले स्टेप पर वापस आओ, यानी अर्निंग पावर बढ़ाओ, अर्निंग पावर बढ़ाओ। क्योंकि कभी कभी लॉन्ग टर्म के लिए या कभी कभी इकोनॉमी में सबसे ज़रूरी तुम्हारी इनकम या प्रेजेंट भी हो सकता है। अब मेन चीज़ को समझो, टेक्नोलॉजीज़ में फोकस करो, कम्युनिकेशन बढ़ाओ, स्किल्स समझो, स्किल्स को सीखो, नॉलेज बढ़ाओ, लोगों से ऐसे मतलब लोगों को कन्विंस करो, ऐसी कम्युनिकेशन, ऐसा कम्युनिकेट करो लोगों से कि उन्हें आप इन्फ्लुएंस कर सको। बिजनेस समझो, और यही तुम्हारी अर्निंग पावर का सबसे बड़ा सेगमेंट है। बिजनेस को भी समझोगे, इन्वेस्टमेंट को भी समझोगे, सारी चीज़ों को समझोगे, कम्युनिकेशन को समझोगे, स्किल्स सीखोगे, अर्निंग पावर बढ़ाओगे, एजुकेशन लोगे, तो यहाँ एक अर्निंग पावर क्लियर हो जाती है। अगर आपने एक अर्निंग पावर, यानी जो हमारी पहली स्टेप है वो यही है, अर्निंग पावर बढ़ाओ जो फ्यूचर में इकोनॉमी में वैल्यू क्रिएट करे, तो ये हो गई हमारी अर्निंग पावर। अब दूसरी पे आते हैं कीप। अगर आप 1 लाख मंथ कमाते हो और आपका पूरा पैसा सिर्फ लाइफ स्टाइल इन्फ्लेक्शन में चला जाता है, तो वहाँ से आप एकदम हट जाओ, आप सेविंग्स करो। सेविंग डिस्टेंशन नहीं, सेविंग एक ब्रिड होना चाहिए। सेविंग एक ब्रिड होगा तो आपका पैसा यानी लाइफ स्टाइल इन्फ्लेक्शन में नहीं जाएगा। ये हमारा कीप हो चुका है। अब इलेक्शन की बात करते हैं, इलेक्ट, क्योंकि अब इलेक्ट की भी बात इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट यही डिसीजन मैटर करते हैं, आपका पैसा कहाँ जाएगा, एजुकेशन में, फूड में, ट्रांसपोर्ट में, इन्वेस्टमेंट में, सेविंग्स में, बिजनेस में, टेक्नोलॉजी में, कहीं भी जाए, स्किल्स में। लेकिन मेन फंडामेंटल ये है कि सोशल प्रेशर में, इमोशंस में कभी भी डिसीजन मत लो।
अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया पैनिक में आकर, तो यहीं से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। यही है इलेक्शन कि सोच समझकर स्ट्रेटेजी के साथ डिसीजन लो, अपना मनी इलेक्ट करो। ओनरशिप पावरफुल है क्योंकि जब तुम प्रोडक्टिव एसेट ओन करते हो तो तुम्हारा कैपिटल इकोनॉमी एक्टिविटी का हिस्सा बन सकता है। बिजनेस प्रॉफिट्स, डिविडेंड्स, इंटरेस्ट। फिर आती है हमारी कंपाउंडिंग, क्योंकि लोग इसी चीज़ को बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड करते हैं। कंपाउंडिंग यानी 1 साल में, 1 मंथ में, 2 साल में इफेक्ट बहुत छोटा लग सकता है, लेकिन यही कंपाउंडिंग होकर, यानी कंपाउंडिंग कैसे होती है? कंपाउंडिंग ऐसे होती है जैसे आज पहला स्टेप यहाँ है तो लोगों को नहीं दिख रहा, दूसरा यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, ये यानी ये कंपाउंडिंग की स्टेज है। ये सीढ़ी टाइप की हैं, लोगों को पहले स्टेप में नहीं दिखते, ये इनविजिबल होती हैं। यानी ये इनविजिबल है, ये दिखाई नहीं दे रही, ये भी नहीं दिखाई दे रही। यहाँ से थोड़ा यानी क्रिएट होता है क्योंकि यहाँ थोड़ी ऊंचाई है। अब जैसे जैसे आपकी वेल्थ, आपका मनी ग्रो करने लगता है, आपकी वेल्थ क्रिएट होने लगती है, तो आपके पास थोड़ा मनी बढ़ जाता है। अब जैसे जैसे बढ़ेगा लोगों की नज़र में आएगा, आपकी खुद की नज़र में आएगा कि हाँ इफेक्ट पड़ रहा है। बस बाकी आज की इस डॉक्यूमेंट्री को यहीं एंड करते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। बाकी अगर आप कोई भी चीज़ चाहते हो, आप पूरा फ्रेमवर्क समझना चाहते हो, सिस्टम्स क्लियर करना चाहते हो, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, वो सब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। या मैंने अगर डिस्क्रिप्शन में या मेरे बायो में लिंक हो ईमेल का, तो आप वहाँ से ईमेल कर सकते हो। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम को ग्रो करना चाहते हैं, अपने फाइनेंशियल एम्पायर को बिल्ड करना चाहते हैं, तो इस चैनल की सीरीज़ से जुड़े रहना। इसकी मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, अगर आप उन प्लेलिस्ट को लेयर बाय लेयर, पार्ट टू पार्ट देखोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाल, जय हिंद, जय।